गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो कल अपन पढ़ रहे थे कि किसी भी सदिश ए वेक्टर का जो कर्ण है वो कैसे अपन निकालते हैं। तो देखो कर्ण को डिनोट करने का अपना तरीका ये था कि कर्ण और ए वेक्टर और किसी वेक्टर एरिया के अंदर ए वेक्टर को अगर अपन शो कर रहे हैं तो ए वेक्टर के लिए वेक्टर एरिया का होना जरूरी है। सबसे पहले जो वेक्टर होगा ए वेक्टर वो एक सदिश राशि होगी, वो एरिया एक सदिश क्षेत्र होगा। तो कर्ण ए वेक्टर के लिए अपन ने u3 घटक निकाला था। कल u3 घटक की जो वैल्यू थी उस वैल्यू के आधार पर अपन निकाल सकते हैं इसकी u1 घटक की, u2 घटक की और u3 के हिसाब से। तो देखो डायग्राम अपना यही था कि एक u3 घटक के लिए वैल्यू निकालना है। जिस घटक के लिए अपन वैल्यू निकालते हैं वो पृष्ठ जो है उसके लंबवत होनी चाहिए। जैसे मान लो ये u1 है, ये u3 है और ये u2 घटक, या इसे u1 कह दिया था, इसे u2 मान लो। इसकी वैल्यू h1 du1 थी और इसकी h2 du2 थी। यहां a, f, b और o ये प्रश्न मेरे हिसाब से हमने कल लिया। डायरेक्शन o से a से f से b और b से o। देखो जो भी कर्ण का घटक अपन निकालते हैं तो कर्ण की डेफिनेशन यही कहती है कि उस घटक के लंबवत पृष्ठ पर स्थित बिंदु जो P है, उस घटक के लंबवत पृष्ठ पर स्थित बिंदु P जो अत्यणु बंद वक्र से घिरा हुआ है, उस बंद वक्र का जो रेखा समाकलन है, लाइन इंटीग्रल जो है, बंद वक्र का जो a डॉट ds है वो प्रति एकांक क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। इसकी अपन ने लिमिट ले ली थी कि डेल इज नियर बाई क्या हो सकता है 0। तो ये क्या वैल्यू आएगी आपके कर्ण ए वेक्टर। बंद वक्र जो है अपने पास में o a f b o है। तो टोटल o a f b o का जो लाइन इंटीग्रल है और उसको क्षेत्रफल से अगर अपन अनुपात में लेते हैं तो जो वैल्यू अपने आती है वो ही क्या कहलाती है कर्ण ए वेक्टर की टोटल वैल्यू। यहां पर o a f b o लिया है कि कर्ण ए वेक्टर का कौन सा घटक आएगा, थर्ड घटक है, इसे u3 घटक भी कह सकते हैं। तो अपने पास में कल जो वैल्यू आई थी थर्ड घटक की वो वैल्यू क्या थी 1/h1 h2। थर्ड घटक की वैल्यू आई थी 1/h1 h2। फिर डेल अपॉन डेल u1 के साथ में चेंज हो रहा था a2h2 माइनस डेल अपॉन डेल u2 a1h1। ये अपने कर्ण का u3 का घटक प्राप्त हुआ। और u3 का घटक देखो आपको पता है कैसे निकालते हैं। लाइन इंटीग्रल के लिए लाइन से चलेंगे o से a से f, f से b, b से o और फिर o से a अपना जो निकाला हुआ है टोटल को अपन क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब आज अपन देखो इसका u2 घटक और u1 घटक भी निकाल सकते हैं। तो कर्ण ए वेक्टर का u2 घटक निकालेंगे u2 डायरेक्शन के लिए। तो अपना जो मेन डायग्राम था उस मेन डायग्राम में क्या देखेंगे कि जो u2 डायरेक्शन है उसके लंबवत पृष्ठ जो होती है, u2 डायरेक्शन के लंबवत पृष्ठ है, जैसे मान लो अपन ने इसे u1 माना था, इसको u2 माना था और इसे u3 माना था। तो इस u2 के लंबवत पृष्ठ जो अपनी AOCD जो भी अपन ने पृष्ठ मानी थी AOCD, तो अपना डायग्राम आज यही होगा कि AOCD जो है और यहां पे अपना जो घटक है u2। तो ये AOCD इसमें क्या करेंगे अपन O से A से D, D से C और C से O। सबसे पहले तो इसका लाइन इंटीग्रल और इसके अंदर जो B है उसका क्षेत्र जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो देखो किस किस से घिरा होता है, 2 जो है 3 और 1 से घिरा होता बनेगा। इसकी h1 du1 है, इसकी h3 du3 है। जो भी घटक लेते हो, जैसे u1 घटक जो है ये आप नोट कर सकते हो, u1 घटक जो है u2 वह u3 से घिरा होता है, u3 से मिलकर बना होता है। u2 घटक जो है वो u1 वह u3 से मिलकर बना होता है। इसको लिखने का उसी तरीका u3 वह u1 होता है और u3 जो घटक होता है वो u1 वह u2 से मिलकर बना होता है। तो अपन ने जो u2 घटक निकाला है तो आप इक्वेशन 1 के हिसाब से इसे निकाल सकते हो। इतने लंबी जो डेरिवेशन है वो करने के लिए
निकालनी है आपको। तो देखो कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो ये देखो कि 3 घटक निकाला है तो 1 2 आया है h1 h2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 घटक निकाल रहे हैं तो 1/h1 h3 h1 h3। ठीक है, समझ गए, क्योंकि 2 निकाल रहे हैं तो अब क्या नहीं आएगा यहाँ पर, जो 2 घटक निकाल रहे हैं तो अब यहाँ पर कौन सा घटक नहीं आएगा, h2 जो वैल्यू है वो 2 की नहीं आएगी। दूसरी एक चीज देखो अपने को जो ध्यान में रखने की चीज है, U2 अगर घटक निकालते हैं तो पहले 3 आता है, 3 के बाद में क्या आएगा 1 आएगा। तो अपने को करना क्या है, इसको लिखने का वैसे सही तरीका h1 h3 होगा, h3 h1, क्योंकि पहले 3 और उसके बाद 1 पर आएंगे, इसके बाद में क्या आएगा 2, एक क्रम के हिसाब से। तो h3 h1, जैसे पहले h3 का मान आएगा तो पहले किसके सापेक्ष डेल अपॉन डेल U3 चेंजेज होगा, U3 लिखोगे जैसे 1 2, 1 और 2 के बाद 3 आता है, तो यहाँ 2 कब आएगा 3 और 1 के बाद, तो 3 - 1, तो डेल अपॉन डेल U3 यहाँ वैल्यू किसकी आएगी A1 H1, फिर माइनस डेल अपॉन डेल U1 A3 H3। ठीक है, आप ऐसे निकाल भी सकते हो, आपने इससे भी इसको लिख दिया। इसी प्रकार देखो कर्ण जो A वेक्टर है उसका U1 घटक कैसे आएगा, U1 घटक देखो 1 कब आता है 2 3 के बाद 1 आता है, तो 1/h2 h3, तो 2 - 3 आ जाएगा डेल अपॉन डेल U2 A3 H3, इसके हिसाब से लिख रहे हैं अपन माइनस डेल अपॉन डेल U3 A2 H2, इक्वेशन नंबर 3। तो देखो तुलना करो, ये देख लो एक बार 1/h12 वैल्यू 3 की निकालनी तो 1 2 ये अपन ने निकाल लिया। फिर अपन इतना लंबा डेरिवेशन नहीं लेने के चक्कर से अपन इक्वेशन 1 के हिसाब से निकाल रहे हैं कि इसी प्रकार U2 घटक और U3 घटक निम्न होंगे। U2 निकालते तो 3 - 1, U3 में चेंज होगा 1 के लिए, 1 में चेंज होगा 3 के लिए, फिर देखो 2 - 3 डेल अपॉन डेल U2, देखो इसमें 1 आ रहा है तो A2 H2 में चेंज है। और जो सदिश A वेक्टर है वो U1 के लिए क्या हो जाएगी A1 वेक्टर, A वेक्टर U2 के लिए क्या हो जाएगी A2 वेक्टर, और A वेक्टर U3 के लिए क्या हो जाएगी A3 वेक्टर। तो वही अपन निकाल लीजिए U3 के लिए, देखो इसका मान जो है A3 पीछे पुट किया था, और U2 के लिए निकालते हुए इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, जैसे U3 का मान कहीं दिख रहा है, ये A3 ले लिया, A1 के लिए A1 है, A2 के लिए A2, ये भी घटक अपने लिखी। तो ये तीनों घटकों के लिए कर्ण का मान आ गया। अब टोटल जो अपना कर्ण है वो कितना होगा, टोटल सदिश A वेक्टर के लिए देखो, सदिश A वेक्टर को कैसे लिखते हो, A1 I के है, A2 J के है, और A3 K के लिखते हो। तो वैसे ही कर्ण A वेक्टर का मान कितना है, देखो कर्ण A वेक्टर का जो है 1 घटक डॉट E1 के लंबित वक्र रेखीय निर्देशांकों में I J के में और K के नहीं होता है, लंबित रेखांक से किसके होते हैं E1 के, E2 के और E3 के, प्लस कर्ण डॉट A वेक्टर का 2 घटक डॉट E2 के, प्लस कर्ण डॉट A वेक्टर का 3rd घटक डॉट E3 के, इक्वेशन नंबर 4। जो भी आपके आगे आप आगे इक्वेशंस देखना, यानी कि U1 घटक U2 घटक और U3, अपन टोटल जो वैल्यू है इसमें क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं इक्वेशन में। तो देखो अपने पास में इक्वेशन क्या आ जाएगी, U1 घटक के लिए पहले 1 घटक की वैल्यू पुट कर लो, कर्ण A वेक्टर इक्वल टू, या ऊपर कर दो इसको, ये 3rd घटक है, ये 2 घटक है, और ये 1 घटक है। तो देखो कर्ण डॉट A वेक्टर इक्वल टू 1 घटक कौन सा है, पहले तो इसके साथ में अनुदिश एकांक सदिश जो है E1 के अनुरूप पर लिख दो अपॉन H2 H3, फिर देखो जो वैल्यू है अपने पास में उसको पुट कर दो, इसके लिख रहे हो 1 के लिख रहे हो तो 2 और 3 है, तो डेल अपॉन डेल U2 A3 H3 माइनस डेल अपॉन डेल U3 A2 H2
H2, ये किसकी वैल्यू आ गई U1 की, फिर प्लस U2 के लिए A2 का ऊपर आ गया अपना, और U2 की वैल्यू क्या थी 3 और 1, H3 H1 डेल अपॉन डेल U3 A1 H1 माइनस डेल अपॉन डेल U1 A3 H3, आप वैल्यू पुट कर देना इसमें, फिर प्लस E3 कैप अपॉन लास्ट का थर्ड घटक है अपना क्या था 1 और 2 माइनस में, तो डेल अपॉन डेल U1 A2 H2 माइनस डेल अपॉन डेल U2 A1 H1। ये इक्वेशन नंबर जो 5 है, टोटल इक्वेशन अपनी आ गई, ये दिख रही होगी आपको, ठीक है। अब देखो आगे की जो इक्वेशन है अपनी, इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसे सब में H1 H2 H3 कॉमन आ सकता है, इनमें 1 अपॉन H1 H2 H3 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन देखो इसमें जैसे H2 H3 है तो H1 से इंटू हो जाएगा, इसमें 3 1 है तो H2 से इंटू हो जाएगा, इसमें 1 2 है तो H3 से इंटू हो जाएगा। तो देखो यहां से अगर 1 अपॉन H1 H2 H3 अगर कॉमन लेते हैं तो अपने पास में जो इक्वेशन है वो क्या आएगी, देखो फर्स्ट की तो आ जाएगी H1 E1 कैप डेल अपॉन डेल U2 A3 H3 माइनस डेल अपॉन डेल U3 A2 H2, ये U1 का मान है, प्लस इसमें देखो 3 और 1 है, 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो 2 से इंटू कर देंगे H2 E2 कैप, क्यों, क्योंकि अपन ने बोला था H1 H2 H3 कॉमन ले लिया, फिर क्या आएगा डेल अपॉन डेल U3 A1 H1 माइनस, तो ये अपनी टोटल जो इक्वेशन है 6 आ गई, यानी कि H2 E2 कैप, इसमें 2 नहीं है तो H2 E2 कैप, फिर ये टोटल पार्ट, इसमें 3 नहीं है तो H3 E3 कैप। अब देखो इसको अपने मैट्रिक्स के रूप में टोटल इक्वेशन को अपने को देखो ऐसे इक्वेशंस को अपने को ध्यान में भी रखना होगा, जरूरी नहीं कि कर्ल ए वेक्टर ही पूछे, आपको पूछने की सिद्धि कीजिए तो इक्वेशन ध्यान में रखना जरूरी है। तो देखो 1 अपॉन H1 H2 H3, फिर इसके बाद में इसमें देखो H1 E1 कैप इंटू ये पार्ट है, इसमें H2 E2 कैप इंटू ये पार्ट है, तो इसको मैट्रिक्स रूप में आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो H1 E1 कैप H2 E2 कैप H3 E3 कैप, फिर देखो डेल अपॉन डेल U1 डेल अपॉन डेल U2 और डेल अपॉन डेल U3, फिर देखो A1 H1 A2 H2 और A3 H3। तो नॉर्मली इसे ऐसे भी आप में रख सकते हो। ये अपना जो इक्वेशन 6 है वो आ गया किसी सदिश ए वेक्टर के लिए कर्ल का मान, ठीक है बच्चों, यानी कि कर्ल की जो वैल्यू है वो अपनी H1 E1 के, इसको सोल्व करेंगे तो इक्वेशन नंबर ऊपर वाली ही अपने को प्राप्त हो जाए। अब देखो इसी प्रकार से आपको पूछ ले कि डाइवर्जेंस की जो वैल्यू थी वो क्या थी, तो आपको डाइवर्जेंस की वैल्यू भी आनी चाहिए, प्रवणता की जो वैल्यू थी वो क्या थी, तो आपको प्रवणता की वैल्यू भी आनी चाहिए। तो ये सारी जो वैल्यूज है, जैसे डाइवर्जेंस की आपको पता होनी चाहिए क्या वैल्यू थी, सदिश ए वेक्टर का डाइवर्जेंस क्या है, आगे अपन निर्देश तंत्र पढ़ेंगे, उन निर्देश तंत्रों में भी इनकी वैल्यू यूज में होगी। देखो डाइवर्जेंस ऐसे डायरेक्ट लिख दो, डाइवर्जेंस डॉट ए वेक्टर की वैल्यू बताओ क्या थी, देखो 1 अपॉन H1 H2 H3 था, उसमें भी कॉमन, तो डेल अपॉन डेल U1 A1 H2 H3, सॉरी देखो A1 जो सदिश थी उसमें हाँ ये था A1 H2 H3, फिर प्लस डेल अपॉन डेल U2 A2 1 है 2 3 था A2 H1 H2 प्लस डेल अपॉन डेल U3 A3 H1 H2। ऐसे में जो आपकी डाइवर्जेंस की भी ध्यान में होनी चाहिए, और एक वैल्यू देखो अपने अदिश फलन की जो प्रवणता है यानी ग्रेडियंट की जो वैल्यू निकाली थी वो भी अपने को आनी चाहिए। ग्रेडियंट के लिए फाई ले सकते हो, तो E1 का है अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल U1 प्लस E2 का है अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 प्लस E3 का है अपॉन H3 डेल फाई अपॉन डेल U3। ये अपन ने तीन जो मोस्ट पार्ट है वो हमने पढ़े। किसी अदिश के लिए प्रवणता ग्रेडियंट का मान, उसके
बाद में किसी सदिश के लिए डाइवर्जेंस का मान, उसके बाद में किसी सदिश के लिए कर्ल का मान। अब देखो आगे का अपना जो टॉपिक है वो ये है कि विभिन्न प्रकार के जो है लंबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र अपन पढ़ेंगे। उसमें बेलनी निर्देश तंत्र पढ़ेंगे, गोलीय निर्देश तंत्र भी पढ़ेंगे, कार्तीय निर्देश तंत्र भी पढ़ेंगे। यानी कि जो कार्तीय निर्देश तंत्र है वो रिलेटेड करेंगे किससे, लंबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र से। फिर बेलनी को भी रिलेटेड करेंगे लंबिक वक्ररेखी से। अपना जो टॉपिक है लंबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र का, उसको अपन 3 निर्देश तंत्रों से रिलेटेड करके पढ़ेंगे, कार्तीय से, बेलनी से और गोलीय निर्देश तंत्र से। तो देखो इनमें चेंजेस क्या होते हैं। अपना जो कार्तीय होता है या बेलनी होता है उनके कोऑर्डिनेट, जैसे कार्तीय के कोऑर्डिनेट XYZ होते हैं, ठीक है, एक के r थीटा फाई होते हैं, गोलीय के बेलनी के रो फाई z होते हैं। आपको पता होना चाहिए इनके कोऑर्डिनेट, क्योंकि बेलन के बारे में अध्ययन करोगे, गोले के बारे में अध्ययन करोगे तो ये कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। देखो वक्ररेखा के जो है कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, u1, u2 और u3। तो ये u1, u2, u3 से तीनों को रिलेटेड करके पढ़ेंगे। XYZ में जैसे अपन किसी काम से जिसको i कैप, j कैप, k कैप से डिनोट करते हैं, इसमें r का है, थीटा का है और फाई कैप से डिनोट करेंगे। इसमें रो का है, फाई का है और z कैप से डिनोट करेंगे। इसके अंदर करते हैं e1 कैप, e2 कैप और e3 कैप से डिनोट करते हैं। इसके अंदर देखो स्केल गुणक पाया जाता है h1, h2 और h3। इनमें स्केल गुणक h1, h2, h3 की वैल्यू 1, 1, 1 होती है, तीनों में 1, 1, 1, इसमें भी 1, 1, 1 और इसमें भी 1, 1, 1। तो अपने का ये डिनोट करने का